ये है टाटा पंच, जो जब से लॉन्च हुई है तब से राइवल्स को सेल्स के मामले में मुक्के लगाती चली आई है। लेकिन आज इसका मुकाबला है सिट्रोइन C3 से, जिसे आज की तारीख में एक अंडरडॉग कहा जा सकता है, बिकॉज नए ब्रांड से एक नया प्रोडक्ट है जो टाटा पंच जितना बड़ा नाम नहीं है। तो फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड सबसे ज़रूरी वैल्यू के मामले में कौन सी गाड़ी बेहतर निखर कर आती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। शुरुआत कीमत से करूंगा क्योंकि इससे मिलती है मज़ेदार इंसाइट्स। C3 की शुरुआती कीमत पंच से 5,000 रुपये कम है और इसका टॉप वेरिएंट एक्सेसरी पैक के साथ 7,10,000 रुपये का है। टर्बो पेट्रोल 1,05,000 ज़्यादा का पड़ेगा। वहीं पंच की एक्स शोरूम कीमत 9.5 लाख रुपए तक जाती है और इंजन वही सेम रहता है। दिखने में दोनों कार्स बढ़िया लगती हैं, लेकिन C3 ज़्यादा हटके है। दोनों में ढेरों एक्सटीरियर एक्सेसरी और डुअल टोन रूफ ऑप्शंस मिलते हैं, तो गाड़ी अपने टेस्ट के मुताबिक पर्सनलाइज करने में भी आसानी रहेगी। रोड प्रेजेंस भी बराबर लगती है, लेकिन पंच की ऊंचाई और चौड़ाई C3 से ज़्यादा है। हाँ, लंबाई और व्हील बेस C3 का काफ़ी बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों कार्स की इतनी है कि खराब रास्ते आपका बाल भी बांका ना कर पाए, लेकिन पंच की 187 mm पे थोड़ी बेहतर है। अगर ये फैशन शो होता तो आप कौन सी गाड़ी को वोट करते, कमेंट्स में बताइए। पंच की बूट स्पेस C3 से बड़ी है और डीप है, तो यूं समझिए कि एक सूटकेस इसमें एक्स्ट्रा फिट हो सकता है। C3 का लोडिंग लिप हाई है और ओपनिंग पंच से थोड़ी छोटी, तो ये पॉइंट जाता है पंच के खाते में। दोनों कार्स में 15 इंच का स्पेयर व्हील आता है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो पंच में चढ़ना उतरना ज़्यादा पसंद करेंगे। C3 की एंट्री भी ठीक है, लेकिन पंच के 90 डिग्री डोर्स काम आसान कर देते हैं। अब मैं आपको C3 का डोर थर्ड सुनाता हूँ। काफ़ी लाउड और रीअश्योरिंग सा आपको फीलिंग देता है। पंच में भी आपको सिमिलर सा ही सुनने को मिलता है। उसकी डैम्पिंग थोड़ी बेहतर है, ये मानना पड़ेगा, बट यहाँ पर भी आपको अश्योरेंस ज़रूर मिलती है। सेफ्टी रेटिंग के बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर सकते, बिकॉज C3 का कोई सेफ्टी टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। पंच को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप ने दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पर भी हमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा ही है। C3 की रियर सीट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। मेरी हाइट 5'9" है और मेरे लिए हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है। 6 फीट का पैसेंजर भी यहाँ पर कंप्लेन नहीं करेगा। लेग स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा नी रूम है। फुट स्पेस भी काफ़ी है, पैर आगे पीछे मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है इस सीट बेस का, वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर इसका बनावट ही ऐसी है कि आपके थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर मिलता है। देन यहाँ पर 3 लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो शोल्डर रूम पंच जितना ही है, बट इसकी जो सीट बैक का डिज़ाइन है वो साइड से थोड़ा उभरा हुआ है, तो उससे थोड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकती है जो साइड वाले पैसेंजर्स हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पर स्पेस पंच जैसा ही है। बट यहाँ पर जो कमी है वो काफ़ी बड़ी कमी है कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते ही नहीं है। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, बीच में आपको नहीं मिलते। पंच में आपको 2 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। साथ ही पंच में आपको बीच में एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी जो पंच से ये बेहतर करती है वो ये कि यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट दिए गए हैं स्टोरेज स्पेस के अलावा। और एक काम की चीज़ जो आपको सिट्रोइन C3 में मिलती है वो ये कि इसमें जो रियर पावर विंडोज़ हैं उनमें 1 टच डाउन का फंक्शन मिलता है। ये आपको पंच में नहीं दिया गया है। मुझे पता है आपको पंच का डोर थर्ड सुनने का काफ़ी देर से इंतज़ार था। C3 जितना लाउड नहीं है, बट डिसेंट इनफ साउंड है इसका। थर्ड वाली जो आवाज़ है ना, वो ज़्यादा सुनाई देती है। C3 का डोर बंद होने की आवाज़ लाउड थी, यहाँ पर थर्ड की आवाज़ आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई देती है। ऑन पेपर पंच का जो व्हील बेस है वो C3 से काफ़ी कम है, बट यहाँ पर आपको कैबिन में ऐसा कोई फील नहीं होता है। अच्छा खासा मुझे नी रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी इस सीट बेंच पे काफ़ी बढ़िया है। हेडरूम भी डिसेंट है, मतलब ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होगा C3 और इसमें। 6 फीट का पैसेंजर यहाँ पर भी बड़े आराम से बैठ पाएगा। 3 इंच का तो आई थिंक क्लियरेंस है। बाकी फुट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रेच करने के लिए कोई इशू नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पर कन्वीनियंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो आपको C3 में मिसिंग है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है।
बहुत ज़रूरी फीचर है वो यहाँ पर आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पर आइसोफिक्स माउंट्स दिए गए हैं जो C3 में मिसिंग है। इस रियर रो में 3 पैसेंजर्स बिठाना C3 से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। हाँ, दोनों गाड़ियों में आप बैठा सकते हो एंड लोग कंफर्टेबल भी होंगे, वहाँ पर आपको अच्छी स्पेस मिलती है, बट यहाँ पर वो थोड़ी बेहतर है। वो इस कारण से क्योंकि इसका जो सीट बैक एंगल है साइड से वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है और साइड में चुभता नहीं है। तो शोल्डर रूम आपको दोनों गाड़ियों में बराबर सा मिलता है, बट सीट बैक यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्टोरेज और कन्वीनियंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिलती है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, डोर पॉकेट डिसेंट साइज़ की है और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है, इसमें आप अपना फ़ोन वगैरह डाल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। C3 का कैबिन काफ़ी यूनिक है। पंच में आपको टाटा की गाड़ियों की फेमिलियरिटी दिखती है, बट यहाँ पर आपको सिट्रोइन से आपका नाता नहीं पड़ा हो अब तक, अगर आप इंडिया में रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट टचेस मिलते हैं। यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो भी काफ़ी अलग तरीके का है। इसका डुअल नेचर है, मतलब ऊपर से ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी लगता है, नीचे प्लास्टिक क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं लगती है। अगर ओवरऑल एम्बियंस की बात करूँ तो बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां क्लोजली मैच्ड हैं, पर फिटिंग लेवल C3 के पंच से बेहतर हैं, हल्के से ही डिफरेंस से। C3 के डोर में डिसेंट साइज के बॉटल होल्डर्स हैं, वहीं सेंट्रल कंसोल में भी बढ़िया शेल्फ जैसी स्टोरेज है, बट पंच के डोर पॉकेट ज्यादा बड़े हैं और ग्लव बॉक्स में भी काफी ज्यादा जगह है। C3 में 4 स्पीकर्स मिलते हैं और पंच में 4 स्पीकर प्लस 2 ट्वीटर्स। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग क्वालिटी किसकी बेहतर है। वो है टाटा पंच, जिसका साउंड सिस्टम ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। यूनिक फीचर्स की बात करें तो C3 में बड़ी टच स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 1 टच डाउन पावर विंडोज और एक्स्ट्रा USB पोर्ट्स मिलते हैं। वहीं पंच की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जैसे ड्राइव मोड्स, ज्यादा डिटेल्ड ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर और बहुत कुछ। बट C3 फील वेरिएंट के प्राइस इक्विवेलेंट पंच एडवेंचर वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते, तो कीमत के हिसाब से फीचर्स के मामले में C3 और पंच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट C3 में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है, जैसे डे नाइट IRVM है ही नहीं, साथ ही AC और ORVM एडजस्टमेंट के लिए मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारे ऐसे वीडियोज़ आप कभी मिस ना करें। अब पंच की ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी की और C3 की दोनों में ही आपको परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने को मिल जाएगी। दोनों की थोड़ी रेज्ड हाइट है तो आपको कमांडिंग व्यू मिलता है, मतलब रिलेटिवली हैचबैक के कंपैरिजन में। दोनों के ही आप बॉनेट के एंड्स देख सकते हैं। ए पिलर का साइज़ जो है वो भी ज़्यादा मोटा नहीं है और इसमें तो आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। C3 में नहीं मिलता है वो आपको, अनफॉर्चुनेटली। बट वो SUV वाली फीलिंग पंच में C3 से थोड़ी ज़्यादा आती है। और जब इसकी ड्राइव स्टार्ट हुई है तो मैंने नोटिस किया कि इसका इंजन जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है। यही सेम इंजन आपको अल्ट्रॉज और टिगोर वगैरह में भी मिलता है। वहाँ से इसमें थोड़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट है, मतलब जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो आपको इतनी फील नहीं होती हैं जितनी आपको उन गाड़ियों में फील होती है। बट ये फिर भी C3 के इंजन से थोड़ा ज़्यादा वाइबी फील होता है। ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो शहर में इसकी परफॉर्मेंस आपको डिसेंट पता पड़ेगी। जो आप कम्यूट वगैरह करते हैं उसमें आपको ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे गैप्स भी क्लोज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको थोड़े हाई स्पीड पर ओवरटेक्स वगैरह करने हैं या फिर हाई स्पीड मेंटेन करनी है, उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग लगेगी और थोड़ी कभी कभार तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी खास पता नहीं पड़ती है। और अगर आप इस इंजन को ज़्यादा पुश करें तो शोर कैबिन में काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। 3000 RPM के आसपास आपको कैबिन में शोर पता पड़ने लगता है। हमने दोनों कार्स को सेम रोड पर चलाया, सेम तरीके से चलाया। NVH लेवल C3 के टाटा पंच से थोड़े से मार्जिन से बेहतर रहे। इंजन आइडलिंग से लेके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या फिर 100 kph की स्पीड पर C3 के ग्राफ में कम मूवमेंट रही, मतलब इसके कैबिन में पंच के मुकाबले बाहर की आवाज़ कम आती है।
लेकिन जो बात काबिल तारीफ़ है इस गाड़ी की वो ये कि इसमें आपको जो गियर शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ मिलते हैं। इसका मैनुअल गियर बॉक्स का जो शिफ्ट थ्रो है उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। C3 में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो कैसे लगता है। बाकी इसका क्लच एक्शन भी लाइट है और स्टीयरिंग का जो फीडबैक वगैरह है सिटी स्पीड पर ये लाइट रहता है और हाई स्पीड पर आपको इसमें कोई ज़्यादा ऐसे परेशानी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। और तो और इसकी सीट्स भी बड़े फ्रेम के पैसेंजर्स को बैठाने में ज़्यादा बेहतर लगेंगी C3 के मुकाबले और इनकी जो कंटूरिंग है वो मुझे थोड़ी बेहतर लगी। अपर बैक में यहाँ पर आपको कंटूर मिलते हैं जो आपको लॉन्गर जर्नीज़ पर थोड़े ज़्यादा कंफर्ट में रखेंगे। इसकी राइड हाई स्पीड पर भी बढ़िया है और लो स्पीड पर भी ये जो छोटे मोटे गड्ढे एक्सपेंशन जॉइंट्स आपको शहर वगैरह में मिलते हैं, पॉट होल्स वगैरह अगर दिख गए तो उनके ऊपर से ये आराम से जाती है। लेकिन C3 इसको उसमें ट्रम्प कर देती है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको गाड़ी चलाते हुए बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि पंच में ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी जब आप इसको गड्ढों वगैरह में लेके जाएंगे। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 187 mm है जो C3 से 7 mm ज़्यादा है। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में दोनों गाड़ियां क्लोजली मैच्ड हैं। 18-19 के अराउंड आपको क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी का नंबर दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। बाकी अभी जो इसकी बात करूं मैं, फ़िलहाल इसको जो नंबर मिला है वो 12 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। बट हमने शहर में भी इसको गाड़ी को चलाया है, हमने इसको हाईवे पर दौड़ाया है एंड शूट के दौरान भी AC ऑन रखकर गाड़ी पार्क्ड रही है। तो ये नंबर डिसेंट है। आपको शहर में आपकी यूजुअल रन्स में 13-14 की इकोनॉमी इसे दे देनी चाहिए। एक और फीचर जो इसकी इकोनॉमी बेहतर बनाता है वो आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, जो आप जब स्टैंड स्टिल पर आ जाते हैं तो गाड़ी का इंजन अपने आप बंद कर देता है एंड उससे आप स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में थोड़ा बहुत तो फ्यूल एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी C3 की 19.8 kpl है और पंच की 18.9 kpl। डेली यूज में दोनों से 12 से 14 kpl का नंबर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब मैं इसके AC परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्टैंड अलोन इसके AC में कोई कमी नहीं है, इसका AC अच्छा काम करता है बट C3 का इससे बेहतर है। पर एक कैच है, ये AC पंच से बेहतर काम करता है। पंच का अच्छा है बट इसका बेहतर है, लेकिन ये लाउड काफ़ी है, शोर काफ़ी मचाता है। ये सिर्फ मैंने 1 पर सेट किया है एंड आप सुन पा रहे होंगे इसका शोर काफ़ी दूसरे पे जाते और बढ़ जाता है। अब जो ड्राइविंग पोजीशन की बात है वो आपको ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। सीट हाइट दोनों गाड़ियों की सिमिलर सी ही है बट SUV वाली जो फील है वो आपको पंच में ज़्यादा आती है। यहाँ पर आपको थोड़ी क्रॉसओवर फील आती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमांडिंग व्यू नहीं मिलता है। कंपैरेटिवली कमांडिंग ऑब्वियसली हैचबैक से कंपैरिजन में, बिकॉज सिट्रोन इसे हैचबैक विद अ ट्विस्ट बुलाती है। एंड अब मैंने अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढ लिया तो ड्राइव पर चलते हैं और आपको बताते हैं कितना डिफरेंस है ड्राइविंग में पंच के मुकाबले। मैं C3 का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट चला रहा हूं क्योंकि इसके साथ पंच का ज्यादा करीबी मुकाबला होगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो एडिक्वेट आपको परफॉर्मेंस मिलती है। C3 में भी आप सिटी में चलाने के लिए आपको कोई कमी नहीं लगती है। अगर आप फुल हाउस के साथ भी चला रहे होंगे तो आप आराम से बिना इस इंजन को स्ट्रेन किए गैप्स क्लोज कर सकते हैं। बट ये बात माननी पड़ेगी कि C3 की परफॉर्मेंस पंच के मुकाबले ज़्यादा पंची है। अब मैं आपको ये बताता कि इसका इंजन कितने RPM पर स्ट्रेन महसूस होता है, यानी स्ट्रेस्ड महसूस होता है, बट इस गाड़ी में आपको इस छोटे से MID में रेव काउंटर दिया ही नहीं गया है। इसका गियर लीवर तो काफ़ी चंकी है, इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन भी है। आपको इसमें सिट्रोन के ऐसे बॉक्सेस टाइप मिलते हैं साइड में, लेकिन इसके जो थ्रो है, मतलब इसको आप जब शिफ्ट करेंगे काफ़ी लंबी मूवमेंट करनी पड़ती है और थोड़े हार्ड भी हैं, मतलब ज़ोर भी इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है आपको इन कंपैरिजन टू द पंच। हाईवे स्पीड्स पर भी ड्राइव करते समय आपको डिसेंट कॉन्फिडेंस पता पड़ता है। इसका स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया है, सिटी स्पीड्स पर लाइट हो जाता है एंड हाईवे स्पीड्स पर अच्छा खासा वेटी होता है। पंच का स्टीयरिंग भी काफ़ी वेल राउंडेड है बट इसकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी बेहतर पता पड़ती है। C3 हैंडल डिसेंट होती है बट इसमें आपको बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। इसकी जो साइड टू साइड मूवमेंट है वो पंच से थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन जब ख़राब रास्ते सामने आते हैं तब ये गाड़ी
शाइन करती है। सिट्रोन की गाड़ियाँ फेमस होती हैं अपनी बढ़िया राइड क्वालिटी के लिए, और C5 एयरक्रॉस जो इनकी फ्लैगशिप कार है इंडिया में, उसकी राइड बहुत शानदार है। और दिखता है कि ये उसकी छोटी बहन ज़रूर है, क्योंकि इसकी राइड भी ख़राब रास्तों पर काफ़ी स्टेबल रहती है। कैबिन में आपको बिल्कुल भी ऐसी मूवमेंट फील नहीं होती है और आपका कंफर्ट लगातार बना रहता है। पंच की राइड भी बढ़िया है, लेकिन C3 की बेहतर है। टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप ने एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार दिए हैं। फिलहाल ग्लोबल एनकैप ने C3 को क्रैश टेस्ट नहीं किया है, बट इसका टेस्ट जब होगा तब ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के हिसाब से होगा। पर उम्मीद यही है कि C3 भी अच्छा स्कोर करेगी। टाटा पंच पर 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी है और C3 पर 2 साल 40,000 किलोमीटर की। तो इनमें से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए? वेल, परफॉर्मेंस, राइड और वैल्यू के मामले में C3 पंच से बेहतर स्कोर करती है, लेकिन पंच इतनी पॉपुलर रही है और इसके पीछे इसकी ढेरों फीचर्स, बढ़िया स्पेस, ऑटोमेटिक का आराम और टाटा के बड़े सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क का सपोर्ट रहा है। तो हाँ, ओवरऑल पैकेज पंच का बढ़िया है, बट पंच और C3 के सिमिलर प्राइस वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो पंच का एक्स्ट्रा फीचर्स का जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाता है, और इंडिया में हम वैल्यू फॉर मनी तलाशते हैं जो C3 ज्यादा देती है। आप कौन सी गाड़ी चुनेंगे? कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।